यह क्वेश्चन सबसे पहले बिहार बोर्ड एग्जाम में 2018 में आया था और उस साल अच्छे बच्चों का बुखार छुड़ा दिया था। उस साल का रिजल्ट आपको मालूम है 2018 का? पूरा बिहार में मात्र 32% स्टूडेंट पास थे केवल, उसमें से मात्र 3% फर्स्ट डिवीज़न था सब। अब बाकी सब जो है 29% सेकेंड और थर्ड डिवीज़न था। ये हालत था 2018 में। यदि अभी तक ले 2018 के आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा तो रूह कांप जाएगा। इतना खतरनाक क्वेश्चन था। रिजल्ट सुन के आदमी की हालत ख़राब हो गया कि पूरा बिहार में मात्र 32% बालक पास और उसमें से केवल 3% फर्स्ट डिवीज़न, अब बाकी सब सेकेंड और थर्ड। इतना ख़राब रिजल्ट कभी नहीं आया था बिहार बोर्ड में। लेकिन बिहार बोर्ड की गेट कबाड़ दिया सब, जो बोर्ड ऑफिस के था और गेट कबाड़ दिया सब। इतना ख़राब रिजल्ट आया था और उसी साल ये क्वेश्चन आया था आपका। सोच लीजिए उस साल कितना खतरनाक क्वेश्चन आया था। तो चलिए आज उसी खतरनाक क्वेश्चन का हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका PDF चाहिए तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप खुलेगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हम आपको हर एक क्वेश्चन बताते हैं बहुत अच्छा से, ताकि आपको उससे नहीं अथी होके दिक्कत नहीं होके। कितनों भारी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, कितनों हल्का क्वेश्चन आए, आप हंसी खुशी एग्ज़ाम में बना के आइएगा। उस साल जिस साल सबसे ख़राब रिजल्ट आया था 2018 में, उस साल कोचिंग का अपना 50 गो में से 45 गो फर्स्ट डिवीज़न था सब, मात्र 5 गो सेकंड डिवीज़न था। उस समय इतना भारी क्वेश्चन आया था। उसका रीज़न क्या है कि छोटा से छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा पॉइंट सब हम पढ़ाते हैं, चाहे आए या चाहे ना आए। इसका परिणाम क्या होता है कि भारी से भारी क्वेश्चन भी आता है तो स्टूडेंट इजीली बना लेता है और आसान आता है तो हंस खेल के बना लेता है। ठीक है, तो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ताकि आप लोग का कभी बुखार ना छूटे क्वेश्चन आने पर। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आप लोग समझ लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक समान ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चुंबक को ऐसे लटका दिए हैं और इस चुंबक को हम धागा से बांध के इसे यहाँ से धागा से बांध के इसे लटका दिए, हिला डुला के इसे कर छोड़ दे रहे हैं। तो चुंबक मान लीजिए कि यहाँ से आपका हिलना शुरू करता है, तो यहाँ से जैसे ऐसे गया फिर वहाँ से यहाँ आएगा, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे फिर यहाँ से यहाँ गया और वहाँ से फिर यहाँ आया, तो जितना समय लगेगा उसी समय को आवर्तकाल कहेंगे। तो चुंबक को जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में इसे धागा से बांध के दोलन करने के लिए इसे छोड़ देते हैं, तो एक बार उसको अप डाउन करने में जितना समय लगता है उस समय को चुंबक का आवर्तकाल कहते हैं। और उसी का हमको फार्मूला निकालना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक निकालना है। ठीक है, ये तो 5 नंबरिया के लायक है और इससे जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्टिव भी है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए वो साफ डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए कि कह क्या रहा है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले वो हम चुंबक बनाते हैं। इस प्रकार से वो चुंबक बनाते हैं, जिस चुंबक में मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा चुंबक का नॉर्थ है, चुंबक का नॉर्थ है और ये हमारा चुंबक का साउथ है। ठीक, अब जैसा कि जानते हैं, और चुंबक को पृथ्वी पर छोड़ा गया है, जिसे धागा से बांध के इसे लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप जब यहाँ पर किसी चुंबक को बांध के इसे लटका देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में इसे लटका दिए उसको। अब यहाँ पर एक चुंबक को हिला के इसे छोड़ दीजिएगा तो एक बार दोलन करने में उसको समय लगेगा, लेकिन ये चुंबक दोल कहाँ रहा है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दोल रहा है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कर रहा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 2 घटक होता है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को हम BS से लिखते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को
बी भी से लिखते हैं। तो मान के चलते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में बांध के लटका दिया गया है। इस प्रकार से मान लेते हैं कि यह चुंबक है, इसको धागा से इसे यहाँ से बांध के क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया चुंबक को। और इसके उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल होगा ये होगा BH इंटू में हमारा P होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस पर लगने वाला बल होता है B इंटू P होता है। लेकिन हम लोग कहाँ पर लटकाए हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में लटकाए हैं। ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इसके क्षैतिज घटक में हम किसी चुंबक को इसे बांध के क्या कर दिए हैं, लटका दिए। हमारा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं कि -P है और ये वाला हम लिख देते हैं ये आपका +P है। यहाँ पर मान लेते हैं कि चुंबक जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। जो हमारा चुंबक का जो अक्ष है तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन का दिशा हमारा किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तो मान लेते हैं कि जो चुंबक का हमारा अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र BH के साथ थीटा कोण बनाता है। अब इस चुंबक को हम लोग धागा से इसे बांध के लटका लेते हैं दोलन करने के लिए। तो इस पर लगता है बल आपका BH इंटू B नीचे की ओर लगता है। क्यों? क्योंकि साउथ पोल जो है उसको चुंबकीय क्षेत्र आकर्षित करती है और नॉर्थ पोल को प्रतिकर्षित करती है। तो अब देखिए इसमें लैंग्वेज लिखा जाता है। लैंग्वेज लिखा जाता है कैसे कि माना कि NS एक चुंबक है जिसे किसी धागे से बांधकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र BH में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है और चुंबक का जो अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक के चारों ओर दिखाई दे रहा है तो वह चुंबकीय क्षेत्र चाहता है कि इस चुंबक को घुमा के हम अपना दिशा में ले आएँ। ये चुंबकीय क्षेत्र BH चाहता है कि चुंबक को घुमा के हम अपना दिशा में ले आएँ। लेकिन चुंबक पर एक जोड़ा बल काम कर रहा है। एगो BH इंटू P ऊपर की ओर काम कर रहा है और एगो BH इंटू P नीचे की ओर काम कर रहा है। दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो जब चुंबक पर एक साथ दो बल लगते हैं तो चुंबक में टॉर्क काम करता है। और चुंबक में टॉर्क का मान कितना होता है, तो चुंबक में हमारा टॉर्क का जो मान है वो, जैसा कि आप पीछे देखिए टॉर्क पढ़ें पहले, वो हम आपको बताते हैं। चुंबक पर लगने वाला टॉर्क हम आपको पढ़ाए थे कि टाउ बराबर होता है यहाँ पर MB sin थीटा होता है। यदि आपको थोड़ा सा वीडियो नंबर 4 और देखे होंगे 5 तो वहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे कि टाउ बराबर टॉर्क बराबर MBA sin थीटा होता है। लेकिन यहाँ देखिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ B नहीं है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हमारा BH है। वो भी BH क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। तो इस चुंबक पर लगने वाला जो हमारा टॉर्क होगा वो टॉर्क यहाँ पर लिखाएगा आपका टाउ बराबर, चुंबक पर लगने वाला टाउ बराबर MBH इंटू में हमारा साइन थीटा। अब कहिएगा कि सर कुछ नया चीज़ लिखे हैं का, तो बिल्कुल नया चीज़ नहीं लिखे हैं। जैसे आप टाउ बराबर MB साइन थीटा जानते हैं ना, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका BH है, इसलिए हमारा क्या लिखाएगा MBA साइन थीटा लिखाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बढ़ेंगे, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। माइनस क्यों? क्योंकि ये जो विक्षेपण कोण होता है ना, विक्षेपण कोण उसको टॉर्क विरोध करता है। जो टॉर्क होता है उसको विरोध करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस लगाते हैं। ठीक, ये हो गया पहला। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका एगो चुंबक के लिए एक टॉर्क का फार्मूला होता है। चूँकि चुंबक को धागे से बांध के लटकाया गया है, ये दोलन भी करेगा तो आगे पीछे इसे दोलन करेगा। तो चुंबक पर एगो हम लोग टॉर्क पढ़े थे 11वीं क्लास में। चुंबक नहीं मतलब किसी पदार्थ के लिए एगो टॉर्क पढ़ाया गया था 11वीं क्लास में, जिसका फार्मूला होता है टाउ बराबर I गुना अल्फ़ा होता है। क्या होता है? I गुना अल्फ़ा। यहाँ I होता है जड़त्व घूर्ण और अल्फ़ा होता है कोणीय त्वरण होता है। अल्फ़ा क्या होता है? कोणीय त्वरण होता है। अब देखिए जो अल्फ़ा का मान है वो देखिए कैसे निकाला जाता है, उसको पहले आप समझिए। अल्फ़ा का मान यहाँ कैसे निकाला जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं पहले कि वो कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बटा डी टी होता है। ये भी आपका 11वीं क्लास में पढ़ना था। और फिर हम लोग अल्फ़ा बराबर जानते हैं कि डी ओमेगा और बटा में हमारा डी टी होता है।
तो ओमेगा का जब वैल्यू यहाँ पर रखिएगा ना, ओमेगा का वैल्यू हमारा कितना है, तो ओमेगा का वैल्यू हमारा है dt और बटा में हमारा d थीटा है। तो जब अल्फ़ा यहाँ पर ही होता है तो हमारा हो जाता है d2 थीटा और बटा में dt स्क्वायर होता है, d2 थीटा बटा में dt स्क्वायर हो जाता है, अल्फ़ा बराबर हो जाता है। ठीक, तो ई जो हमारा अल्फ़ा बराबर d2 थीटा बटा dt स्क्वायर हो गया, ये कोणीय त्वरण अल्फ़ा का मान होता है। ठीक है, तो जब चुंबक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में इसे घूमने के लिए छोड़ देते हैं, दोलने के लिए, तो चुंबक में मंदन उत्पन्न होता है, यानी कि त्वरण, उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है, तो उससे उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो चुंबक पर भी एगो टॉर्क काम करता है, एगो और टॉर्क आपका कितना होता है, तो टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा ही होता है, आई इंटू अल्फ़ा होता है। लेकिन अल्फ़ा के मान देखिए, हम आपको अभी बताएं कि अल्फ़ा के मान क्या होता है, d2 थीटा बटा dt स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आई, अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, d2 थीटा बटा में dt स्क्वायर लिखेंगे, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में आपको क्या समानता दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 1 और 2 दोनों का LHS सेम नज़र आ रहा होगा आपको। तो दोनों का LHS जब आपको सेम नज़र आ रहा है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बालक, समीकरण 1 एवं 2 से। तो इसके बाद लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, तो दोनों के हम लोग बराबर करेंगे। तो -m यहाँ BH साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा आई d2 थीटा बटा में हमारा dt स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ei को नीचे भेज देंगे यहाँ। तो देखिए हमारा हो जाएगा -m BH साइन थीटा बटा में हमारा यहाँ पर आई हो गया, और यहाँ देखिए हमारा d2 थीटा और बटा में यहाँ dt स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिखिए सजा करके थोड़ा सा, कैसे बालक, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं d2 थीटा बटा में हम लिख देते हैं dt स्क्वायर, हमारा हो जाएगा -m BH और यहाँ साइन थीटा और बटा में हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोग मान लेते हैं, ये भी मानेगा नहीं, इसको हम लोग नहीं भी मानेगा तो काम चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी मानना नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यदि, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही लाइन पर ध्यान देना है कि यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, थीटा का मान बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा। हम क्या बोले कि यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। अब कहिएगा सर ई कैसे संभव है, तो घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ जैसे हम लोग कैसे जानते हैं कि साइन 0 बराबर 0, यानी साइन में देखिए जब थीटा का वैल्यू 0 है तो उसका मान 0 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम बोले हैं साइन थीटा। ठीक, यानी कि जब जैसे मान लीजिए कि साइन 0, तो यहाँ एग्जैक्ट 0 के बराबर हो गया, मतलब साइन 0 का मान 0 होता है। यदि कोण का मान थीटा है तो उसका मान भी 0 आ रहा है। तो यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, मान लीजिए कि ऐसे हो 0.001 हो, तो एक मान भी जानते हैं लगभग कितना आएगा, एक मान भी लगभग 0.001 आएगा। यानी कि जो कोण है वही होकर मान भी आ रहा है, क्योंकि देखिए जब एग्जैक्ट 0 था तो एक मान दम 0 के बराबर आ गया। लेकिन जब थीटा का मान 0 नहीं हो लेकिन 0 के लगभग करीब हो, तो जितना कोण होगा उतना ही होकर लगभग मान भी होता है। तो वही लिखें, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है, लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखिए आप, यहाँ पर हम लोग को साइन थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, थीटा रखे पड़ेगा। तो d2 थीटा और बटा में हमारा dt स्क्वायर, और ये हमारा हो गया -m और यहाँ BH, और यहाँ पर थीटा और बटा में हमारा आई हो गया, क्योंकि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो गया तो साइन थीटा की जगह थीटा रख देंगे।
और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 3। अब देखिए एक और चीज़ सीखिए आप यहाँ पर ही, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अनुसार, सरल आवर्त गति के अनुसार किसी वस्तु का जो टॉर्क होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अनुसार किसी वस्तु का जो टॉर्क होता है ना, लिखिएगा यहाँ पर सरल आवर्त गति के सिद्धांत से, सरल आवर्त गति के सिद्धांत से क्या होता है, जो हमारा त्वरण होता है वो भी कौन सा त्वरण, तो वो भी कोणीय त्वरण। कौन, कोणीय त्वरण जो होता है ना, तो वो होता है कोणीय त्वरण बराबर -ω² इंटू कोणीय विस्थापन। और यहाँ हम लोग लिखेंगे इसके जगह पर अल्फ़ा, और ये हमारा हो जाएगा -ω² इंटू कोणीय विस्थापन का मान थीटा। लेकिन इस सिद्धांत को याद रखिएगा यहाँ पे कि सरल आवर्त गति के सिद्धांत से जो कोणीय त्वरण का मान होता है -ω² इंटू कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। तो हम लोग कोणीय त्वरण को तो अल्फ़ा से लिखते हैं, तो इतना हो गया। लेकिन अल्फ़ा का मान देखिए, हम आपको बताएं कि अल्फ़ा के मान क्या होता है, d2 θ/dt² होता है। तो इसके अल्फ़ा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बालक, अल्फ़ा के जगह पर हम लोग लिखेंगे, अब देखिए d2 θ और बटा में हमारा dt², और बराबर में हमारा क्या होगा -ω² इंटू थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इसको समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं से तो आपका गेम चेंज होगा। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों में आपको क्या समानताएं दिखाई दे रही है, तो कहिएगा कि सर दोनों के LHS बराबर है, दोनों के LHS बराबर है। तब हम लोग दोनों के RHS को बराबर कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। तो चलिए लिख रहे हैं समीकरण 3 एवं 4 से। तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर करते हैं। देखिए हमारा उसमें था m BH और थीटा और हमारे बटा में आई, और इधर हमारा क्या है -ω² इंटू थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारा थीटा से थीटा कैंसिल। तो हमारा यहाँ हो जाएगा m और BH और बटा में हमारा I, और यहाँ हमारा हो जाएगा ω² हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ω² = m, यहाँ पर BH और बटा में हमारा I। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, हम लोग जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उन्हें हमारा क्या चढ़ जाएगा, उन्हें हमारा रूट चढ़ जाएगा। तो इन्हें से स्क्वायर हम हटा रहे हैं, तो स्क्वायर इन्हें से हटाएंगे तो इन्हें रूट चढ़ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ओमेगा बराबर √m, और ये हमारा BH और बटा में हमारा I हो गया। और ओमेगा का मान हम लोग जानते हैं कि 2πf होता है। 2π क्या होता है, f होता है। आपको लेसन 9 में पढ़ाए हैं कि ओमेगा का मान होता है 2πf होता है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इसी को 2πf को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे, तो देखिए हम लोग ओमेगा को लिखते हैं 2π/t भी लिखते हैं पूरा एक चक्कर के लिए। जैसे 2πf हुआ ना, देखिए नहीं समझे थे, इधर समझाते हैं आपको साइड में। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि f बराबर क्या होता है 1/t होता है ना। तो इसे मान लीजिए कि 2πf कहीं लिखल है, तो क्या हम लोग 2πf को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2π और f के जगह पर 1/t, तो क्या हो जाएगा, वो 2π/t हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2πf लिखिए, चाहे 2π/t लिखिए, कैसे कि 1/t का जो मान होता है f के बराबर होता है, f इसे यहाँ आवृत्ति होता है। तो ओमेगा बराबर 2π/ हम t लिख दे रहे हैं। क्यों t लिखे हैं, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हम लोग के आवृत्ति नहीं निकालना है, हमको आवर्त काल निकालना है। तो आवर्त काल निकालना है तो डायरेक्ट आवर्त काल के रूप में ही लिख दिए, तो 2π/t लिख दिए। और यहाँ देखिए हमारा अंडर रूट क्या है, m
BH और बटा में हमारा I है। अब हमको चूँकि T का मान निकालना है, तो T के मान निकालने के लिए हमको इसको पलटना पड़ेगा। पलटेंगे तो हमारा T हो जाएगा ऊपर और 2 पाई हो जाएगा नीचे, तो हमको इसको भी पलटना पड़ेगा। तो इसको पलटेंगे तो हमारा I हो जाएगा ऊपर और MBH हमारा हो जाएगा नीचे हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपका MBH नीचे हो जाएगा कि पलटेंगे तो दोनों तरफ पलटेंगे। अब देखिए हमको निकालना था बालक क्वेश्चन में चुंबक के आवर्तकाल का मान निकालना है। चुंबक के आवर्तकाल का मान निकालना है यानी कि T का मान निकालना। तो इसलिए हम लोग T बराबर क्या लिखेंगे, T बराबर 2 पाई और √I बटा में हमारा MBH क्या हो जाएगा, MBH हो जाएगा। हमारा यही जो है चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक हो गया। देखिए था बहुत आसान, लेकिन जानकारी के अभाव में और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के वजह कभी कभी कोई क्वेश्चन भारी हो जाता है। तो ये वही में से एक क्वेश्चन है कि जानकारी के अभाव में भारी हो गया था उस साल 2018 में। तो चुंबक के आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई और आपका √I बटा MBH। अब इसमें T हो गया आपका चुंबक का आवर्तकाल। I जो होता है जिस धागे से बांध करके चुंबक को लटकाया हो रहता है, उस चुंबक के उस धागे के चारों ओर चुंबक का जड़त्व घूर्ण होता है। I क्या होता है, निलंबित धागे के चारों ओर चुंबक का जड़त्व घूर्ण होता है, यानी कि I चुंबक का जड़त्व घूर्ण है। किसके चारों ओर, तो जिस धागा से बांध कर लटकाया जाता है उस धागे के चारों ओर। इसमें M क्या होता है, तो M होता है चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुवा घूर्ण होता है। M चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुवा घूर्ण होता है। और BH क्या होता है, तो BH आपका होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब बात नीचे लिख लीजिएगा यहाँ जहाँ करके कि जहाँ I बराबर चुंबक का जड़त्व घूर्ण है वो भी धागे के चारों ओर, और M चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुवा घूर्ण है, और BH जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में आ जाए, तो 2 नंबर में आएगा तो आप इतना तो प्रूफ कीजिएगा नहीं। आ गया कि चुंबक के आवर्तकाल की व्याख्या करें, किसी दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल की व्याख्या करें, तो 2 नंबर में आएगा। तो इसको इतना डिटेल में मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक T बराबर इतना होता है, जहाँ I बराबर चुंबक का जड़त्व घूर्ण किसके चारों ओर, तो निलंबन धागे, जिस धागे से बांध कर लटकाया गया उस धागे के चारों ओर चुंबक का जड़त्व घूर्ण। M चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुवा घूर्ण। BH जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत कहिए कि नहीं है सर। 5 नंबर का आपका काम हो गया। 2 नंबरिया में आएगा तो ओकरो लगी बता दिए। अब देखिए यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूले पूछ लेता है कि किसी चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव है वो, तो डायरेक्ट यही हो गया आपका, जो कि एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर दिलाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, जब चुंबक का आवर्तकाल है तो चुंबक का आवृत्ति भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आवर्तकाल की बात होती है वहाँ आवृत्ति की भी बात होती है। तो अब चलिए अब हम चुंबक के आवृत्ति निकालेंगे, तो उसको आपको नोट करके लिखना है। यहाँ पर नोट कर लीजिए और नोट करके बढ़िया समझ लीजिए, क्योंकि इससे भी आपका बहुत बार क्वेश्चन आया है। जैसे कि अभी हम लोग T बराबर फार्मूला पर है 2 पाई और √I बटा MBH पर है। ठीक है बालक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि T को हम लोग जानते हैं कि T बराबर होता है 1/F होता है। T बराबर क्या होता है, 1/F होता है। आप ज़रूर पढ़े होंगे कि जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति F बराबर 1/T होता है, तो T बराबर 1/F हो सकता है। लेकिन देखिए आवृत्ति को 3 प्रकार से लिखा जाता है। आवृत्ति को 3 संकेतों से लिखा जाता है। एक N से भी लिखा जाता है, एक F से भी लिखा जाता है और एक नू से भी लिखा जाता है। ये तीनों आवृत्ति को सूचित करता है। N और F जो है आपका, ये सरल गति में प्रयोग होता है, सरल गति में या घूर्णन गति में प्रयोग होता है। लेकिन न्यू जो है
ये न्यू कहाँ प्रयोग होता है, तो जहाँ हम लोग प्रकाश या ध्वनि पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग न्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग एफ के जगह एन लिखेंगे, आवृत्ति को एफ के जगह क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो पहले हम 1/f लिख देते हैं, अगला स्टेप में हम एफ के जगह क्या कर देंगे, एन कर देंगे। तो आई बटा में यहाँ पर एम और बी एच, ठीक। एफ के जगह हमको एन इसलिए लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है तो एफ के फॉर्म में नहीं आता है, एन के फॉर्म में आता है। इसीलिए हम एफ की जगह अगला स्टेप में क्या कर दे रहे हैं, 1/n कर दे रहे हैं। तो 1/n बराबर 2 पाई और अंडर रूट हमारा आई या बटा में यहाँ MBH हो जाएगा, ठीक है बालक। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम जिसे पलट रहे हैं तो इसको पलटेंगे, चाहे तो पलटेंगे तो हमारा 1/n है तो ये हो जाएगा n हो जाएगा, और चूँकि इसको हम पलट रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 पाई हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो हमारा m और ये हो गया BH और बटा में हमारा हो गया I। यहाँ देखिए 2 पाई को हम इधर भेज रहे थे, हमारा हो जाएगा 2 पाई n, और यहाँ हमारा बचेगा अंडर रूट है MBH और बटा में हमारा I लिख बचेगा, ठीक। अब इधर से आप रूट हटाइएगा तो इधर आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई n का होल स्क्वायर, और इधर हमारा रूट तक हट गया तो हो जाएगा m, और ये आपका BH और बटा में हमारा I हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे इधर स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर n हो जाएगा, और इधर मेरा बचा m और MBH और बटा में हमारा I हो गया। अब इस सब को m और I को n भेज दीजिए, तो देखिए 4 पाई स्क्वायर n और इंटू में I और बटा में हमारा m, और इधर हमारा बच गया केवल BH बचा। अब इसको सजा के लिखिए, सजा के लिखिएगा, देखिए BH बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और देखिए वो तो n स्क्वायर छूट ही गया है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 2 के स्क्वायर 4, पाई के स्क्वायर पाई स्क्वायर और n का स्क्वायर n स्क्वायर, और इधर हमारा MBH और बटा में आई, तो देखिए इतना हमारा हो गया और यहाँ BH हो गया। तो इसको सजा के लिख रहे हैं, सजा के लिखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर और I और बटा में m, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए मेन काम यही हम लोग के है, मेन काम इसमें यही है क्योंकि बड़ा पापड़ बेले पड़ता है 1 नंबर के लिए, ठीक ना। देखिए इसमें यदि 4 पाई स्क्वायर I तथा m, 4 पाई स्क्वायर I तथा m नियत हो, नियत मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या हो, कांस्टेंट हो। इस सब तीनों को हम मान लिए कि कांस्टेंट है, तो जब ये तीनों कांस्टेंट होगा तो तीनों कांस्टेंट को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ हमको क्या देना पड़ेगा, समानुपाती के चिन्ह देना पड़ेगा। तो ये तीनों कांस्टेंट को हटाइए, 4 पाई स्क्वायर I और m को, तो हमारा देखिए लिखाएगा BH और समानुपाती n स्क्वायर लिखाएगा ना, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, I भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, इस सब को हम मान लिए कांस्टेंट, तो खाली n वहाँ पर ही बच गया, तो BH समानुपाती क्या हो गया, n स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n स्क्वायर समानुपाती BH भी लिख सकते हैं कि नहीं, n स्क्वायर समानुपाती BH भी लिख सकते हैं। जब E एकड़ समानुपाती है तो एहू तो ओकर समानुपाती हो सकता है, ठीक है। तो E आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, E आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आवृत्ति के स्क्वायर समानुपाती होता है BH के, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समानुपाती होता है, समझें। तो ये आपको ये भी याद रखना है फाइनल। हालांकि आया है तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस से ये भी, क्योंकि वो जो फार्मूला प्राप्त किए थे उसी से आया ना, तो ये भी आपका आया लॉन्ग प्रोसेस से। तो आप फाइनल केवल याद रखिए ना भाई, पूरा नहीं याद रखिएगा। हम पूरा निकाले के प्रोसेस का है बताते हैं, कहा कि कोई विद्यार्थी ऐसा होता है
जिसको डायरेक्ट बता दीजिएगा तो पूछ देता है कि सर कैसे, आखिर इतना बराबर इतना कैसे, तो उसके लिए फिर हमको अलग से व्याख्या करे पड़ जाएगा। इसीलिए हम हमेशा विस्तार पूर्वक ही बता देते हैं, विस्तार पूर्वक बता देते हैं ताकि किसी को पूछने का मौका ही नहीं मिले कि आखिर इतना बराबर इतना या इतना समानुपाती इतना, तो कैसे, कोई नहीं पूछेगा हमसे। समझ गए, यही कारण है। तो आपको फाइनल ही याद रखना है, प्रोसेस याद हो गया तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ज़िंदगी में कभी भी भुलाइएगा तो अपना धाए धाए क्या कर लीजिएगा, बना के निकाल लीजिएगा कि इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद प्यारे बालक।